तो जैसे यूपीएससी में हो रहा था कि हर बार प्रीलिम्स ही नहीं हो पा रहा था, तो बीपीएससी में भी वही यहाँ भी कंटिन्यू था। मैंने अपने आप को एवरेज में ही रखा है। एवरेज ही रखेंगे, तो उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, लेकिन पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा मेरा वो था, इंटरेस्ट था। मतलब आप अकेले में रोएंगे, आप बाथरूम जाके रोएंगे, आप अच्छा, ऐसा आपके नहाते साथ हुआ? बहुत ज़्यादा, मतलब पार्क में जाके रो रहा हूँ, मतलब बहुत मुश्किल था दौर। मतलब प्लान बी आप में रख रहे थे? प्लान भी मेरा था कि सोशियोलॉजी से जेआरएफ करना है, और इस बार फॉर्चुनेटली क्लियर भी हो गया। प्लान बी से रखना सही रहता है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि प्योरली एकदम बीपीएससी एस्पिरेंट हैं, यूपीएससी से उनका कोई मतलब नहीं है। तो अब जो बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग अब क्या यूपीएससी की तरह पढ़ना पड़ेगा या फिर यूपीएससी को पढ़ना पड़ेगा तब जाके बीपीएससी? किससे है आपका कंपटीशन? यूपीएससी के बच्चों से हो रहा है, तो आपको भी उस लेवल का नॉलेज रखना पड़ेगा। नहीं, आप इस ये समझिए ना कि आप जो प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन आ रहा है वो एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहा है, तो आपका मेंस का प्रिपरेशन रहेगा, उस लेवल का नॉलेज रहेगा, तभी आप प्री के लिए तैयार कर पाएंगे। क्योंकि देखिए पूरा खेल ही जो है ना कीवर्ड्स का है। अगर आप आंसर लिख रहे हैं और उसमें आपका कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट झलक रहा है, तो आपका आंसर जो आपका नंबर बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सेम क्वेश्चन आया था बीपीएससी में, मैंने वही क्वेश्चन कॉपी कर दिया। यदि एस्पिरेंट कोई बुक पढ़ रहा है, कोई नोट्स पढ़ रहा है, कैसे समझे कि हाँ ये कीवर्ड है, इसको हमें कॉपी में नोट कर देना। आज से मैं ये प्रण लेता हूँ कि मैं डेली एक क्वेश्चन लिखूंगा, एक आंसर लिखूंगा, ये सर नहीं होता। हाँ, डिमोटिवेशन तो होता है, हर किसी को होता है। मैं पार्क में जाके सुबह कई बार ऐसा होता था कि दौड़ने गया, बैठ के रो रहा हूँ, ऐसा भी होता था, लेकिन क्या ही किया जा सकता है, आपको खुद ही लड़ना है। एवरीवन, जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया, एक बार फिर से आप सभी को बता दूं, आप सभी बीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए पीडब्ल्यू का सबसे बड़ा फेस्टिवल विश्वास दिवस आ गया, जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस विश्वास दिवस पर पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला आपके लिए लेकर आए बेहतरीन ऑफर। अप टू 65% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, चाहे वो 70th बीपीएससी सक्षम 2.0 बैच हो जो कि बाइलिंगुअल है, या फिर 70th बीपीएससी के लिए प्रथम 2.0 जो कि हिंदी मीडियम का बैच है। एज यू नो, अब बीपीएससी के लिए एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, तो यदि आपकी एनसीईआरटी वीक है तो आप एनसीईआरटी स्मृति बैच भी ले सकते हैं। गाइज, ये जो भी मैंने आपको बैचेज बताया, इस पर आपको अप टू 65% का डिस्काउंट मिल रहा है। फ्रेंड्स, ये ऑफर सिर्फ 2 दिनों में खत्म हो जाएगा, तो फिर ये मौका अपने हाथ से जाने मत देना। अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाओ, बेटर बनाओ, पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला के साथ जुड़ के। इन सारे बैचेज का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ से आप इनरोल कर सकते हैं। और हाँ, मेरा कूपन कोड आप SW500 यूज करेंगे तो आपको 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, 65% डिस्काउंट के अलावे। थैंक यू सो मच, जल्दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी हमारे साथ विश्वजीत सर हैं। 68 बीपीएससी का जो रिजल्ट आया था उसमें सर की जो रैंक लगी है वो 19 है। सर को जो सर्विस मिला है वो असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्सेस का पोस्ट सर को एलोकेट हुआ है। तो सर से जानेंगे कि सर का जर्नी कैसा रहा, क्या मोटिवेशन रहा, और सर 4 अटेम्प्ट में सर का सिलेक्शन हुआ। इसके पहले इनका एक भी प्रीलिम्स नहीं हुआ था, ये बहुत बड़ी बात है। तो कहाँ पे लैग कर रहे थे, क्या कमियां रह गई थी, क्या पूरा स्ट्रगल रहा है, क्या कंटेंट रहा है, क्या नोट्स रहा है, कोचिंग का सीन रहा है कि नहीं रहा है। तो रॉ एंड रियल वीडियो है, कैंडिडेट तरीके से हम बात करेंगे। तो इस चैनल को ग्रो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन सर आपको। सर, थोड़ा बताएं सर अपने बारे में पहले। तो मेरा नाम विश्वजीत है जी, और मैं नवादा के एक छोटा सा गांव है धुरियार, वहाँ से आता हूँ जी। और बीटेक मेरा 2017 के अंदर हुआ वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से जी। और 2017 में जब मेरा बीटेक हो रहा था, 4th ईयर में मैं था, तब उससे 6 महीना पहले या 1 साल पहले कर लिए, तभी से मेरे दिमाग में था कि सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है। तो मैंने तैयारी यूपीएससी की शुरू कर दी थी उस समय। और जब यूपीएससी में मेरा 4 अटैम्प्ट एग्जॉस्ट हो गया, तो साथ में मैं जब 2-3 अटैम्प्ट हो गया था, तो फिर साथ में बीपीएससी भी देना स्टार्ट किया था। तो जैसे यूपीएससी में हो रहा था कि हर बार प्रीलिम्स ही नहीं हो पा रहा था, तो बीपीएससी में भी वही यहाँ भी कंटिन्यू रहा। 3 बार आपका सर प्रीलिम्स यहाँ भी लगभग 2019 में 65th दिया था शायद, और फिर 66th में भी प्री नहीं हुआ, 67th में भी 4-5 नंबर से रह गया क्योंकि कट ऑफ थोड़ा बहुत ज़्यादा चला गया था। 68th में फ़ायदा मुझे इसलिए मिला क्योंकि 68th का क्वेश्चन का पैटर्न प्री का चेंज हो गया, तो यूपीएससी का जो थोड़ा टिल्ट हुआ, तो उससे मुझे थोड़ा फ़ायदा हो गया। 1 लाइनर क्वेश्चन थोड़ा कम था, कंसेप्चुअल ज़्यादा था, तो सर सेलेक्ट हुए सर, किसी तरीके से प्री निकल गया मेरा। ओके सर, हम डिटेल में सर बात करेंगे स्ट्रेटेजी पे, सारा आपका जर्नी सर हम इस पे फोकस करेंगे। सर, पढ़ाई लिखाई में कैसे थे और पढ़ाई लिखाई हुई कहाँ से? पढ़ाई लिखाई का स्टार्ट तो गांव से ही हुई थी। गांव में स्टार्ट हुआ था, 4th क्लास तक पढ़ा था।
फिर नवादा में छोटा सा स्कूल है, फ्रंट लाइन पब्लिक स्कूल, तो वहाँ से 8 तक पढ़ा। फिर यहाँ शिवम कॉन्वेंट है, तो वहाँ से 10th हुआ, वहीं से 12th भी हुआ। उसके बाद बीटेक हुआ 2017 में। पढ़ाई में एवरेज रहा था, कभी कभी क्योंकि छोटा स्कूल था, क्लास में 15-20 बच्चे होते थे, तो उसमें कभी कभार फर्स्ट रैंक भी आ जाया करता था। तो बड़ी बात नहीं थी। तो कोई बड़ी बात नहीं थी। पटना में जब शिवम कॉन्वेंट में पढ़ता था तो कभी टॉप नहीं किया था, एवरेज ही था। टॉप 5 या टॉप 6 में रहता था हमेशा। और कॉलेज में भी कोई बहुत ज़्यादा अव्वल दर्जे का स्टूडेंट नहीं था मैं, एवरेज ही था। मैंने अपने आप को एवरेज में ही रखा है। एवरेज ही रखेंगे, तो उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। लेकिन पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा मेरा वो था, इंटरेस्ट था। और ख़ास करके जब यूपीएससी का जो सिलेबस देखा और उसके बाद जब पढ़ाई स्टार्ट किया तो इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो यही था। ओके सर, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हम यदि पूछे तो आप थोड़ा मेंशन करें कि क्या मतलब कंडीशन और मनी का थोड़ा सा लेके चलिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं एस्पिरेंट की जो कि मनी कंस्टेंट होता है उनकी लाइफ में, वो दिल्ली, पटना, इलाहाबाद, जयपुर से शहर में नहीं जा सकते। बिल्कुल, थोड़ा सा उसको मेंशन करते हुए चलिए सर। परिवार में क्या है कि मेरे पिताजी वाज सिंगल अर्निंग मेंबर इन माय फैमिली, सिंगल ब्रेड विनर थे। हम लोग 5 भाई थे उस समय। और बाद में थोड़ा सा पारिवारिक स्थिति खराब हुआ, मेरे भैया का एक डेथ हो गया। तो मेरे पिताजी स्टेनोग्राफर थे हेल्थ डिपार्टमेंट में, 2020 में रिटायर हुए हैं। और मेरी माँ हाउस वाइफ है। और मेरे जो बड़े भैया हैं तो उनका 2005-06 के 2007-08 में शायद वो टीचर में मिडिल स्कूल में हुआ था। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा ठीक था सब कुछ। मेरे साथ फ़ायदा ये था कि मैं चूँकि घर में सबसे छोटा हूँ तो फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता, फाइनेंशियली सपोर्ट मिला। क्योंकि मेरा आप देखें तो 2017 में बीटेक हुआ है, तो उसके बाद एक दिमाग में चलता है कि मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाना चाहिए, कम से कम अपना खर्चा निकालने तक पैसा होना चाहिए। कि जैसे मोबाइल रिचार्ज कराना होता है हर 3 महीना में 700 रुपये के आसपास, उस समय भी लगभग 500 रुपया होता था। तो सोचना पड़ता था कि भाई क्या करें, अब तो ख़त्म होने वाला है। तो ठीक है, अब भाई को कभी बोल दिया, कभी पापा को बोल दिया तो हो जाता था। तो लेकिन हाँ, मन में लगता था कि अब यार बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब 2017 से अभी तक चल रहा है तो ये कब तक चलेगा, तो ये मन में चलता रहता था। और लगातार आप फिर भी अगर आप इंटरव्यू दे दे एक बार या लगातार फेल हो रहे हैं, आप प्री में ही नहीं हो रहा है तो एकदम लगता है कि मतलब हो क्या रहा है, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब इतना भी एवरेज थे लेकिन इतना भी नहीं थे कि मतलब प्री ही नहीं हो। प्रीलिम्स सर 4 बार फेल होना यूपीएससी में, और उसके बाद में सर 3 बार फेल होना प्रीलिम्स 4 बार बीपीएससी में भी फेल हुआ, 8 बार। उसके अलावा ईपीएफओ का भी एग्जाम दिया था, उसमें भी प्री में ही नहीं हुआ। 5-6 नंबर का ही गैप रहता था हमेशा मेरा। सर ये मेंटल प्रेशर किस तरीके का था, उसको थोड़ा डिफाइन करना चाहेंगे वो किस तरीके का? बहुत एस्पिरेंट है कि जो लगातार फेल हो रहे हैं और वो गिव अप भी कर रहे हैं, मतलब 2 अटेम्प्ट के बाद 3 अटेम्प्ट के बाद छोड़ दे रहे हैं। आप लगातार 4 अटेम्प्ट वहाँ 4 अटेम्प्ट यहाँ लेके आना और उसके बाद में फाइनली सिलेक्ट होना, ये थोड़ा बताएं अपनी किस तरीके के उलझने से आप गुजरे होंगे? देखिए ये तो बहुत डिफिकल्ट फेज होता है। मतलब आप अकेले में रोएंगे, आप बाथरूम जाके रोएंगे, आप नहाते बहुत ज़्यादा, मतलब पार्क में जाके रो रहा हूँ, मतलब बहुत मुश्किल था दौर। तो लेकिन क्या कर सकते हैं आप, आपके पास कुछ है ही नहीं उपाय। क्योंकि मेरा मन शुरू से ही था, 2016 से ही मैं आपको बताया मैंने कि सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। तो जब इतना पहले से स्टार्ट कर दिया था तो दिमाग में था कि भाई बनना है तो यही बनना है। बीटेक से कॉर्पोरेट जॉब की तरफ नहीं जाना था, क्योंकि मैं एक भी शायद प्लेसमेंट में नहीं बैठा था। मेरा दिमाग में फुल फोकस था कि सिविल सर्विसेज में ही जाना है, और मेरे पास दूसरा कोई रास्ता था ही नहीं। सर कभी ख्याल नहीं है कि छोड़ देना चाहिए कहीं? हाँ बिल्कुल, बहुत बार आया। मैं तो इसीलिए जेआरएफ का भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। 68 का मेंस देने के बाद मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था कि 68 का मेंस बहुत अच्छा गया है मेरा, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था क्वेश्चन वगैरह, लगा अचानक से क्वेश्चन पूरा पैटर्न चेंज हो गया। शॉर्ट आंसर 5 क्वेश्चंस आ गए, आपको एक साथ 20 क्वेश्चंस लिखने थे जीएस पेपर 2 में, जीएस 1 में 19 क्वेश्चंस लिखने थे। तो ये ऑल ऑफ ए सडन चेंज आ गया था बीपीएससी में। तो कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं था क्या हुआ नहीं हुआ। तो मैं जेआरएफ की तैयारी करने लग गया था सोशियोलॉजी से कि कुछ नहीं होगा तो कम से कम इधर पीएचडी वगैरह कर एक रास्ता खुल जाएगा। और पढ़ाने में मुझे दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब प्लान बी आप में रख रहे थे? प्लान बी मेरा था कि सोशियोलॉजी से जेआरएफ करना है, और इस बार फॉर्चुनेटली क्लियर भी हो गया। प्लान बी से रखना सही रहता बिल्कुल है, रखना चाहिए।
नहीं, आप अगर शुरू से आप डेडिकेटेड हैं तो ठीक है, लेकिन बात यह है कि आप यहाँ पर सिर्फ मेहनत करने से नहीं होता, आपका लक भी होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, खास करके यूपीएससी में बहुत ज़्यादा मैं डेडिकेटेड था। मेरा 19th रैंक आया तो इसलिए नहीं क्योंकि मैं बीपीएससी के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मेरा जो यूपीएससी में प्रिपरेशन था शायद उसी का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। और आंसर राइटिंग में जो किया था बहुत सारे कोचिंग्स में, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी जाके, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है उसका। ओके सर, जब बीटेक आपने किया उसके बाद में जो प्रिपरेशन का जब फेज सर जब स्टार्ट हुआ तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? कोचिंग के लिए आप दिल्ली चले गए या फिर सेल्फ स्टडी, पहले कंटेंट बुक लिस्ट वगैरह आपने इकट्ठा किया, क्या था मतलब कि फर्स्ट स्टेप आपने क्या लिया था बीटेक करने के बाद में, ग्रेजुएशन होने के बाद में? देखिए, बीटेक करने से पहले थोड़ा बताता हूँ। बीटेक जब मैं 6th या 7th सेमेस्टर में था तो लक्ष्मीकांत का पॉलिटी मेरे पास था और लगभग आधा पॉलिटी का बुक मैं कवर कर चुका था। मतलब फाइनल ईयर से ही आप हाँ लग गए बिल्कुल थे? बिल्कुल। और हिंदू वगैरह का जो वर्ड मीनिंग का अभी भी मेरे पास एक कॉपी है, वो यहाँ पर है। वो कैब? हाँ, तो वोकैब का पूरा एक कॉपी मेरा कंप्लीट हो गया था द हिंदू से, एडिटोरियल पढ़ पढ़ के। ये सब हो रहा था कब, जब मैं 4th ईयर में था तब। तो उसके बाद क्या था कि मैं सेल्फ स्टडी की तरफ था कि सेल्फ स्टडी ही करना है, लेकिन बात है कि वहाँ पर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी चूज करना होता है यूपीएससी में। तो मेरा सोशियोलॉजी की तरफ थोड़ा जब पढ़ा कुछ देर तो पता चला, उसमें एक मैम थी, कोई शुक्ला करके मैम थी, उनका याद नहीं आ रहा है नाम एग्जैक्टली, तो वो सोशियोलॉजी से थी। तो उनका जब मैंने देखा कि सोशियोलॉजी से, और टॉपर का देखा 2-4 की सोशियोलॉजी से है, तो सोशियोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया, एनसीईआरटी वगैरह, थोड़ा मजा आया। तो सोचा चलो सोशियोलॉजी ही रखते हैं ऑप्शनल में। अब चूंकि नया सब्जेक्ट था तो पूरी तरीका से खुद से पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता। तो महापात्रा सर का नाम सुना था ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह से, तो वाजीराव में मैंने एडमिशन लिया था महापात्रा सर के लिए। तो 4 महीने का सोशियोलॉजी का क्लास किया था महापात्रा सर का, बाकी पूरा जीएस का मेरा खुद जीएस आपने खुद से पढ़ा? ही किया है। ओके सर, थोड़ा बताएं कि प्रीलिम्स के लिए अब किस तरीके का, जैसे कि आपने मेंशन किया कि आपको फायदा हुआ क्योंकि आपने यूपीएससी का प्रिपरेशन किया था। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है जो कि प्योरली एकदम बीपीएससी एस्पिरेंट है, यूपीएससी से उनका कोई मतलब नहीं है। तो अब जो बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग अब क्या यूपीएससी की तरह पढ़ना पड़ेगा या फिर यूपीएससी को पढ़ना पड़ेगा तब जाके बीपीएससी होगा? इसको आप थोड़ा क्लैरिफाई करें। मैं बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ, जो भी बच्चे बीपीएससी 70th में जो अभी अपीयर होने वाला है, जो भी बीपीएससी फोकस्ड बच्चे हैं जो प्रीलिम्स दे रहे हैं या देंगे 71st में 72nd में, उनके लिए मैं बस यही कहूँगा कि देखो भाई, आप जो मटेरियल है, जो सोर्स है, वो आप यूपीएससी का ही यूज कीजिए। आप यूपीएससी का सोर्स यूज कीजिए, क्योंकि विजन आईएएस का मंथली मैगजीन जो है बहुत लोग सजेस्ट तो करेंट अफेयर्स उसका जो है ना वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। उससे अच्छा आपको कंटेंट कहीं नहीं मिल सकता। मतलब चैलेंज मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा कंटेंट होता है। तो आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो और आप सबसे बड़ी बात ये समझिए कि जब से बीपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ है तो यूपीएससी का जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको काफी फायदा हुआ। हाँ, वो मैक्सिमम वो भी सिलेक्ट जी, मैं उनमें से मैं भी एक हूँ। तो आप समझिए कि आपका कंपटीशन किससे है? आपका कंपटीशन यूपीएससी के बच्चों से हो रहा है। तो आपको भी उस लेवल का नॉलेज रखना पड़ेगा, उस लेवल का आपका क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि प्रीलिम्स आप तो फिर भी निकाल लेंगे, अगर लग रहा तो हो जाएगा, लेकिन मेंस का क्या होगा? क्योंकि सिलेक्शन आपका मेंस के आंसर पर ही होगा, मेंस का जो नंबर आएगा उस पर ही होगा। तो आपको मटेरियल जो है, आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो यूपीएससी का होना चाहिए। आपका जो लेवल ऑफ स्टडी है, जो लेवल ऑफ एनालिसिस है, वो भी यूपीएससी का ही होना चाहिए। अब क्या है ना बीपीएससी में कि वन लाइनर वाला, हाँ, वन लाइनर का जमाना गया। अब खुद से भी अगर 1-2 टॉपिक डेली कंप्लीट करते हैं फुल कॉम्प्रिहेंसिव वे में, जैसे एग्जांपल छोटा सा आपको देता हूँ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का रिपोर्ट आया था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का। तो पहले का बीपीएससी में क्या था कि आपको बस ये याद रखना है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया, कौन लाया? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल लाया। कितना रैंक है? 93rd रैंक है। कितना आपका पॉइंट है? तो 38 पॉइंट है या 39 पॉइंट है इंडिया का, या जो भी है, इतना रट लिए हो गया काम। अब इतना में काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा और अंदर जाना पड़ेगा, वो पता करना पड़ेगा इंडिकेटर क्या था, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का और कौन सा इंडेक्स आता है या रिपोर्ट आता है, इंडिया का रैंक पीछे गया है या आगे गया है तो क्यों गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या क्या पॉलिसीज या स्कीम्स हैं करप्शन को हटाने के लिए। उसके बाद आप बिहार में आ जाइए कि बिहार गवर्नमेंट का क्या क्या स्कीम है करप्शन को बंद करने के लिए या रोकने के लिए। तो इस तरीका से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। सर थोड़ा कंटेंट के लेवल पर बताएं कि प्रीलिम्स के लिए आप क्या ज़्यादा सही रहेगा?
प्रीलिम्स के लिए मैं कहूँगा कि अभी चूंकि अभी फरवरी मार्च स्टार्ट होने वाला है कल 30 से। सितंबर को स्टार्ट सर वो। तो अभी आपके पास 2 महीना कम से कम है टाइम कि आप मेंस के लिए थोड़ा सा फोकस्ड रहें, आप मेंस का तैयारी कर लें। पहले मेंस का कर लें। बिल्कुल नहीं, आप ये समझिए ना कि आप जो प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन आ रहा है वो एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहा है, तो आपका मेंस का प्रिपरेशन रहेगा, उस लेवल का नॉलेज रहेगा, तभी आप प्री के लिए तैयार कर पाएंगे अपने आप को। प्री में आपको करना क्या है कि आपको बार बार रिवीजन करना है एक ही चीज़ को। कुछ जो फैक्चुअल चीज़ें हैं जैसे इकोनॉमिक सर्वे का कोई डेटा है या जो कोई इंडेक्स आया तो कौन निकाला, कितना रैंक था इंडिया का, तो ये सारी चीज़ें अगर आप रखते हैं तो सही रहेगा। लेकिन आपका अभी जो टाइम है ना, अभी आपको मेंस पर ही फोकस रहना चाहिए। आप जीएस, आपको मैं बारी बारी से बताता हूँ। जीएस 1 में जैसे सेक्शन 1 है, हिस्ट्री का सेक्शन है, तो हिस्ट्री का सेक्शन क्या है कि बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। मौर्यन आर्ट आएगा ही आएगा, पाल आर्ट आएगा ही आएगा, पटना कलाम फिक्स है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। इसको आप तैयार कर लीजिए ताकि प्री जब हो क्लियर आपका, तो ये सब आपको बार बार इसको याद करने का जरूरत नहीं पड़े। आप अभी से रेडी हैं, बस एक बार रिवीजन करने का जरूरत पड़े, एक बार कीवर्ड्स आप देख ले, बस आपका काम हो जाए। इस तरीका का अभी आपका प्रिपरेशन हो। GS2 में आपको फोकस करना पड़ेगा क्योंकि GS2 थोड़ा बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड हो गया, तो उसमें आपको ज्योग्राफी पर फोकस करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पर फोकस करना पड़ेगा। पॉलिटी का पूरा सेक्शन 1 पूरा पॉलिटी का ही है, तो पॉलिटी पर तो बहुत ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इनफैक्ट आप पॉलिटी को एक ऐसा सब्जेक्ट मानिए जो डिसाइडर है GS2 का, क्योंकि सेक्शन 1 तो है ही इसका। जो पेपर 1 है उसमें जो सेक्शन 2 है उसमें एक टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो उसमें पॉलिटी से रिलेटेड ही करंट अफेयर्स आता है। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम हो गया, या जो आपका सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट है, जैसे EWS कोटा पर वर्डिक्ट आया, तो इस तरीका का जो टॉपिक है वो डायरेक्टली पॉलिटी से रिलेटेड है। तो आपका जो स्टैटिक पोर्शन है पॉलिटी का वो एकदम कंप्लीट होना चाहिए। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी अभी तो मेंस पर ही फोकस रखिए, मेंस पे बाद में आपका प्री अपने आप ही हो जाएगा। क्योंकि सर टेस्ट सीरीज वगैरह बताएंगे जो कि सही है मार्केट में। टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन किया था परफेक्शन IAS का, तो मैं तो वही देता था। उसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा फ्री रिसोर्सेज तो नहीं है, 1-2 चैनल हैं टेलीग्राम। सर जैसे कि मैं आपके रूम में देख रहा हूँ, आपके रूम में मतलब कि सारा UPSC का है ना। लक्ष्मीकांत हो गया, उसके बाद में नितिन सिंघानिया हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, ये सबके जुबान पे ये सारे बुक। कुछ एक्स्ट्रा आपने एड ऑन किया था, कुछ कोचिंग के छोटे छोटे हैंड आउट्स जो आप मेंस आंसर राइटिंग जब मैं करता था परफेक्शन IAS में, तो उनका जो आंसर बुकलेट आता था ना, तो उनमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते थे जो कीवर्ड्स की तरह मैं लिख लेता था, बुक में ही लिख लेता था, या फिर मैं अपना नोट्स में लिख लेता था। तो वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। आप कीवर्ड्स, क्योंकि देखिए पूरा खेल ही जो है ना कीवर्ड्स का है। अगर आप आंसर लिख रहे हैं और उसमें आपका कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट झलक रहा है, तो आपका आंसर जो आपका नंबर बढ़ने का चांस है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कीवर्ड्स पर फोकस होना चाहिए। आपको ढूंढने पड़ेंगे कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो बाकी जगह पर नहीं है, तो वहाँ से अगर आप एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे उस पॉइंट को, तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। ओके सर, NCERT का अब कैसा रोल है? मतलब पहले तो लोग नहीं पढ़ते थे, स्टूडेंट नहीं पढ़ते, अब कैसे देखते हैं आप NCERT? अतुल प्रसाद सर ने भी कहा कि NCERT को आपको पढ़ना पड़ेगा काफ़ी डिटेल में, आप लोग कैसे देखते हैं सर? मैं तो आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। मेरी एक भतीजी है 7th क्लास में, तो मैं उसको पढ़ा रहा था हिस्ट्री। तो उसमें एक क्वेश्चन था, NCERT का क्वेश्चन था, जो एक्सरसाइज होता है ना, उसमें था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नोन एज गेटवे टू द मक्का। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन आया था BPSC में। मैंने वही क्वेश्चन एकदम कॉपी कर दिया सेम क्वेश्चन आया था। तो गेटवे टू द मक्का जो है सूरत को कहा जाता है। तो मुझे सोचना ही नहीं पड़ा कि क्या करना है इसमें। तो आपने पढ़ाया था आपने? हाँ, उसी तरीका से 2-3 क्वेश्चन और भी आया था जो भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो 7th क्लास या 6th क्लास के बुक से था। तो मेरा राय ये है कि देखिए आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री तो कम से कम पढ़ लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, 6 से 12 तक पढ़ा, 6 to 12 तक पढ़ लीजिए। ओल्ड न्यू में नहीं ना उलझना, ओल्ड न्यू कुछ नहीं, जो मिल रहा है वही पढ़ लीजिए। जो बहुत ज़्यादा उसमें वो नहीं है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, अपडेटेड होता है तो, लेकिन बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। तो 6 to 12 या 6 to 10th कम से कम हिस्ट्री तो आप पढ़ ही लीजिए NCERT का। और ज्योग्राफी तो मैंने 6 to 12 पढ़ा हुआ है, वो तो कंपलसरी है, UPSC का कोई भी बच्चा पढ़ता ही है, तो आपको वो भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि ज्योग्राफी का वेटेज जो है ना GS2 का मेंस में बढ़ता जा रहा है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं इस बार। जैसे मानसून 69th मेंस में मानसून का क्वेश्चन आया तो पूरा फुल एनालिसिस के साथ आया, क्या है, कैसा है, नाम कैसे आया, इंडिया पर क्या इम्पैक्ट है, एल नीनो का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, पूरा मतलब
पूरा मानसून का एक कह लीजिए कि पोस्टमार्टम हो गया था उसको। ओके सर, आप कीवर्ड मेंशन करा सर आपने कुछ देर पहले, तो कीवर्ड यदि एस्पिरेंट कोई बुक पढ़ रहा है, कोई नोट्स पढ़ रहा है, कैसे समझे कि हाँ ये कीवर्ड है, इसको हमें कॉपी में नोट कर लेना है, कैसे उसको समझा जाए? देखिए बेसिकली वो टेक्निक, हाँ, कीवर्ड्स में क्या है कि वो वर्ड जो है वो थोड़ा टेक्निकल टाइप का होता है। जैसे आप गवर्नर पढ़ रहे हैं तो एग्जीक्यूटिव गवर्नर को कहा जाता है हेड ऑफ द स्टेट, तो ये हेड ऑफ द स्टेट जो वर्ड है ना पूरा एक कीवर्ड हो गया। ये गवर्नर के बारे में आप जब भी लिखेंगे तो हेड ऑफ द स्टेट लिखे तो तुरंत अंडरलाइन कर दे। मतलब सर जब नोट्स बनाना है तो सेंटेंस नहीं लिखना है, कीवर्ड शॉर्टकट लेके चलना है, कम में हो जाए। देखिए बात ये है ना कि GS2 इतना ज्यादा लेंदी हो गया ना, 20 क्वेश्चन लिखना होता है। 20 क्वेश्चन लिखना होता है, उसमें 15 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर और 5 लॉन्ग आंसर। आपके पास टाइम ही नहीं है कुछ सोचने का, कुछ क्रिएटिव करने का। जो आपने पहले क्रिएटिविटी किया हुआ है मेंस आंसर राइटिंग में, वही आप वहाँ कर पाएंगे बहुत, क्योंकि टाइम बहुत कम है ना, कुछ सोचने के लिए टाइम चाहिए होता है, टाइम आपके पास वहाँ है ही नहीं। तो आप जो भी करना होगा आपको पहले मेंस आंसर राइटिंग काफ़ी अच्छे तरीक़ा से करना होगा। आप कोई रिप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए, वहाँ मेंस आंसर राइटिंग कीजिए, उसमें आपका जो रैंक आता है उससे आपको पता चले कि मैं कहाँ पर हूँ। हालांकि रैंक बहुत ज़्यादा डिसाइडर नहीं है, लेकिन आप जो आंसर लिख रहे हैं वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा वहाँ पर, जब आप वहाँ लिखेंगे ओरिजिनली, जब BPSC का मेंस आंसर लिखेंगे। सर आपने मोटा मोटी सर कितना आंसर लिखा होगा? मैंने तो लगभग 12 GS के फुल लेंथ दिए थे। अदरवाइज उसके अलावा घर पे भी बैठ के लिखते घर थे? पर भी लिखता था मैं, मतलब 500 क्वेश्चंस वैसे एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा 500 या मतलब अप्रॉक्स 12 टेस्ट थे। तो आप सोचिए कि उस समय जो 67th का मैं मेंस लिखा था, 68th का मैं मेंस आंसर राइट, क्योंकि टाइम बहुत कम था। 68th का जब प्री का रिजल्ट आया उसके बाद मेंस तुरंत ही डिक्लेयर हो गया उसका डेट, तो बहुत ही कम टाइम था। तो उस समय तक क्या था कि बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट आधा से ज़्यादा टेस्ट खत्म हो चुका था, तो मैं फिर अप्रोच ही नहीं किया कहीं। लेकिन 67th में मैं एक एक टेस्ट लिखा था, बहुत बढ़िया से लिखा था, इसीलिए मुझे 68th में उसका फ़ायदा मिला। तो मैं यही कहूँगा कि आप मेंस आंसर राइटिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। कम से कम 2 क्वेश्चन प्री के बाद कम से कम 2 क्वेश्चन आप लिखिए, और कम से कम वीकली एक फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। सर स्टार्ट नहीं करते हैं स्टूडेंट, मतलब कि होता है ना कि प्लानिंग तो एजुकेशन सर, प्लानिंग तो सबको पता है, स्ट्रेटेजी भी सबको कम बेस पता है कि लिखना ही पड़ेगा, लेकिन वो जैसे टेबल पर बैठ के वो स्टार्ट नहीं करते कि हाँ आज से मैं ये प्रण लेता हूँ कि मैं डेली एक क्वेश्चन लिखूंगा, एक आंसर लिखूंगा। ये सर नहीं होता है, तो कहाँ कमी, प्रोक्रेस्टिनेशन की भावना है क्या? ये सब में होता है। मतलब जो भी बच्चा स्टार्ट करता है ना, ये तो मतलब एक यूनिवर्सल ट्रूथ ही कह लीजिए, सब डरता है आंसर राइटिंग करने से कि स्टार्ट करेंगे ना जब रिजल्ट आएगा। अगर आप स्टार्ट आपने कर दिया तो आप फिर रुकेंगे नहीं। आपको अगर मजा आने लगा ना आंसर लिखने में, तो वो जो डर है कि क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखूंगा, ये सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर आपको वहाँ पर सरप्राइज ही मिलेगा कि आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सेक्शन 1 GS1 में मिल जाएगा हिस्ट्री का, कि सारा रिपीटेड आएगा, मौर्यन आर्ट, पाल आर्ट। लेकिन सेक्शन 2 से जो करंट अफेयर्स आना शुरू होगा ना, बिल्कुल सरप्राइज कर देगा आपको। तो आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन इस लेवल का होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन पर आपके पास मटेरियल होना चाहिए लिखने के लिए। कम से कम 400 वर्ड में आप कुछ प्रेजेंट कर पाए उसको। आप उसको कितना अच्छा से प्रेजेंट कर पाते हो वो बाद की बात है, पहले तो मटेरियल होना चाहिए। सर प्रेजेंटेशन स्किल सर जो है कि लिखने से ही आएगा ना? बिल्कुल, उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। कितना भी पढ़ ले, कितना भी हमें पता है, लेकिन नहीं प्रैक्टिस तो हम उसको कॉपी उतार नहीं पाएंगे। आप वही कर पाएंगे जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है। आप वहाँ पर जाके कुछ बहुत बड़ा इनोवेशन नहीं कर पाएंगे। आपने जो इनोवेशन पहले से किया हुआ है, क्रिएटिविटी किया हुआ है मेंस आंसर राइटिंग में, वही आप वहाँ पर कर पाएंगे। तो आप ये जब भी आप आंसर लिखने जाते हैं या जब भी आप ज्वाइन करेंगे लिखेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि मैं फाइनल आंसर ही लिख रहा हूँ। तो जो भी क्रिएटिविटी करना है कर ही लो भाई, वहाँ पर टाइम ही नहीं है आपके पास सोचने का। सर आंसर जब लिखे हम तो उसमें क्या कुछ डाले जिससे कि जो एग्जामिनर है उसको ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगे, वो मार्क्स देने पर मतलब मजबूर हो जाए, कुछ चीज़ें उसमें? देखो नॉलेज बेस, चूँकि सब विजन IAS का करंट अफेयर्स ही पढ़ रहा है और सब द हिंदू पढ़ रहा है, तो नॉलेज बेस तो सबका बराबर ही हो जाता है। खेल प्रेजेंटेशन का है, खेल कीवर्ड्स का है, और खेल इस बात का है कि आप करंट अफेयर्स से लिंक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। वो स्किल सर कहाँ से? वो स्किल तो आपको लिखने से ही आएगा, और थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस से भी आएगा कि आप खुद को पढ़ा। आप ऐसे पढ़िए कि अगर आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है तो आप खुद को पढ़ाना स्टार्ट कीजिए, तो उससे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आता है कि किसी वर्ड में आप अटक रहे हैं। जैसे आपने कुछ वर्ड बोला ऐसा कि आपको पता ही नहीं इसके बारे में, जैसे आप करप्शन के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना करप्शन का मतलब क्या है, कि क्या सिर्फ घूस देना करप्शन है, कि करप्शन पर कोई पॉलिसी है, तो उसके बारे में भी थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए।
तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। आप खुद को सेल्फ टीचिंग जो है ना, बहुत अच्छा लर्निंग का सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है सेल्फ टीचिंग। आप खुद को पढ़ाइए, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आता है और आप लिख भी पाएंगे। ओके सर, ऐसे को कैसे देख रहे हैं? जैसे कि यूपीएससी में जो आपने दिया है, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो यूपीएससी में जिस तरीके कैसे, क्या वहीं ऐसे बीपीएससी में भी या फिर डिफरेंट है? और क्या यूपीएससी वालों को ज़्यादा यहाँ फ़ायदा है, ऐसा आप देखते हैं? यूपीएससी में जो है ना, यूपीएससी में 2 ही ऐसे लिखना होता है, बीपीएससी में 3 ऐसे लिखना होता है। तो आपके पास क्या है कि 3 घंटा में 3 ऐसे, मतलब हर घंटा में आपको एक ऐसे कंप्लीट कर लेना है। यूपीएससी में आपके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है कि आप बहुत बढ़िया से उसके माइंड मैपिंग अच्छा, बीपीएससी में टाइम कम है ऐसे में ना, क्योंकि 3 ऐसा लिखना होता है ना, तो आपके पास थोड़ा सा कम टाइम है। आप माइंड मैपिंग आपको करने में बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलता है बीपीएससी में। तो कुछ टॉपिक्स है जो आप पहले से तैयार कर सकते हैं, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट को लेके है। इस बार भी क्वेश्चन आया था 69th मेंस में, ऐसे का जो हुआ था, वुमेन एम्पावरमेंट है, चाइल्ड को लेके है, या फिर आपका सोशल जस्टिस को लेके कुछ ऐसे इशूज हैं, या फिर आपका कास्ट को लेके कोई इशू है। तो ये सब ऐसा इशू है जो मतलब स्टैटिक इशू है। तो इस पर और हमेशा कुछ ना कुछ करंट होते रहता है। तो आपको करंट से लिंक करके, अगर आपका मान लीजिए जैसे 68th का जो पहला ऐसे हुआ था तो थोड़ा फिलोसफिकल टाइप का था। 69th में मैं भी मेंस लिखा, तो ये बहुत सरप्राइजिंग था कि पूरा एकदम GS2 का ही एक एक्सटेंशन था। तो पूरा आपको फैक्चुअल ऐसे लिखना था। तो आपको क्या है कि ऐसे के लिए आपको दोनों के लिए अब तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे का कोई पैटर्न अभी फिक्स नहीं हुआ है कुछ बीपीएससी सर। में। हाँ, अभी सर स्टेबल नहीं हुआ सर। कुछ ऐसे कुछ बुक वगैरह है जो ऐसे के लिए हेल्पफुल? ऐसे के लिए कोई बुक तो मैं जीएस को ही अच्छा करना पड़ेगा उससे। ऐसे के लिए मैंने बुक नहीं कोई रिकमेंड कर सकता मैं, क्योंकि मैं खुद ही नहीं पढ़ा हूँ कोई बुक। लेकिन हाँ, ऐसे में आपको वही है, आंसर राइटिंग ही करना पड़ेगा। कुछ कुछ कोट्स आपको याद करने पड़ेंगे। मैं जैसे लगभग 20-30 कोट्स याद किया हुआ हूँ। आप लिख के चिपका लीजिए, जैसे वहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। कुछ ऐसे कोर्स जो आपको अच्छा लगता है, एजुकेशन के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, लिटरेसी के बारे में, पॉवर्टी के बारे में, करप्शन के बारे में, ये सब कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिस पर कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे का कोई ना कोई टॉपिक लिंक हो जाएगा। चाहे इन्वायरमेंट है, चाहे क्लाइमेट चेंज है, चाहे गवर्नेंस है, ये कुछ ऐसे इशूज हैं जिस पर आपको कुछ न कुछ महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला या ऑन्ग सान सू की हैं, या फिर कॉफी अन्नान, इनके कुछ कोट्स, या फिर मार्टिन लूथर किंग, ये ऐसे लोग हैं जिनका कुछ न कुछ विचार है उस पर। तो आपको तैयार होना चाहिए कुछ कोट्स, वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे में फ़ायदेमंद होता है। मैं आपको बता दूं, जो कोर्स है ऐसे का, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाला हूं, वहाँ सब देख सकते हैं। और सर की कॉपी भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ सब देख सकते हैं। मोटिवेशन सर आपकी लाइफ में हुआ है, आपने सर बताया, कैसे सर आपने ओवरकम किया, कैसे उसको हैंडल किया, कैसे उसके साथ लड़ा है सर आपने? मेरे साथ सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि जब मैं पास आउट हुआ ना 2017 में, तो दोस्ती मेरा जो भी था कॉलेज में, वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया, बिल्कुल आइसोलेट हो गया। 1-2 ही दोस्त, वहाँ तो बहुत सारे दोस्त थे, और 4-5 लोग तो ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा क्लोज थे। लेकिन मैं धीरे धीरे, मतलब 1-2 साल के अंदर ही बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो गया। मतलब इक्का दुक्का लोगों से बात होता, तो वो भी साल में 1 बार या 2 बार, वो भी मैसेज में, कभी डायरेक्ट। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। जो भी झेलना था मुझे खुद ही झेलना पड़ता था। रोना भी है तो अकेले रोना है, हंसना भी तो अकेले रोना हंसना है। तो बहुत दिक्कत था, प्री नहीं हो रहा था बहुत ज़्यादा। एक चीज़ था जो हमको मेरे लिए अच्छा रहा, वो ये था कि मुझे जॉगिंग का थोड़ा वो है, हैबिट है दौड़ने का सुबह में, और मैं योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। ये सबसे थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, लेकिन हाँ, मेंटली फिट रहना, कभी हाँ, लोनलीनेस तो बहुत ज़्यादा आया मेरे लाइफ में, बहुत ज़्यादा आया। लेकिन ये सबसे थोड़ा सा मैं बच पाया कि उस बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ना हो मेरे बॉडी पर या मेंटल हेल्थ पर। तो ये सब जो आदत था, दौड़ने का आदत या मेडिटेशन योगा का आदत, इन्होंने ये सब जो आदत था, इसने मुझे बचाया बहुत ज़्यादा। लेकिन था, डिमोटिवेशन तो होता है, हर किसी को होता है। मैं पार्क में जाके सुबह सुबह कई बार ऐसा होता था कि दौड़ने गया, बैठ के रो रहा हूँ, ऐसा भी होता था। लेकिन क्या ही किया जा सकता है, आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा, कोई उपाय ही नहीं है। आप, अगर आपका दोस्त भी नहीं है कोई, तो आप किसको बताएंगे? तो ये सब होता था। और बहुत ज़्यादा पिताजी से मैं फ्रेंडली बिहेवियर नहीं है, मतलब फ्रेंडली रिलेशन नहीं है कि मतलब बहुत सब कुछ शेयर कर दें पिताजी के साथ। तो अकेले ही झेलना पड़ता था सब कुछ। तो ये सब था। मेरा भाई था जो बहुत सपोर्ट करता था। थैंक यू सो मच विश्वजीत सर, बहुत ही अपने डिटेल में अपनी जर्नी, मोटिवेशन, स्ट्रगल सबके साथ शेयर किया। अब आपका सर यूपीएससी ड्रीम है, ईश्वर से विश करूँगा कि यूपीएससी भी आप क्रैक करें और प्रॉपर आईएएस बने। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सपोर्ट, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच सर।